सो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम फाइनली हमारे चैप्टर 1 का क्या करने वाले हैं, हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। मैंने आपको बताया था ना कि हम क्या करेंगे, एक वीडियो के अंदर हमारा जो है ना वन शॉट में रिवीजन करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लाऊंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो, ठीक है। और अगर जिस चैप्टर में आपका मैप बता रखा है ना सीबीएसई ने, तो मैं उसके लिए भी सेपरेट वीडियो आपकी बनाने वाली हूँ, ओके। तो मैंने जो क्लास 11 ज्योग्राफी करके जो प्लेलिस्ट बना रखी है ना, तो उसको एक बार आप चेक कर लेना। वहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली अरेंज होती हुई वीडियोस मिल जाएगी। अभी तो हमने स्टार्ट करा है, पर जैसे हम आगे के चैप्टर कवर करते जाएंगे ना, तो वहाँ पर ये सारी वीडियोस आपको सिस्टमेटिकली अरेंज होती हुई वहाँ पर मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट को चेक कर लेना। और साथ ही साथ इस चैप्टर के जो फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स है ना, हैंड रिटन, जो मैंने खुद आप लोगों के लिए बनाए हैं, तो वो नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। और उसको ज्वाइन करने का लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से आपके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको इस चैप्टर के जो नोट्स है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। क्लियर एकदम। अब स्टार्ट करते हैं। टोटल हमारे पास 11 क्वेश्चन है और इनके क्या है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। यानी इस चैप्टर में से अगर आपको पेपर में से कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा ना, तो इनमें से कोई ना कोई पक्का वो क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर करना, क्योंकि ये क्या है बच्चों, आपके इस चैप्टर के कोर क्वेश्चन है जो क्या एग्जाम में पूछे जाते ही जाते हैं, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर करना। और शुरू करने से पहले बस यही बात बोलना चाहूँगी कि थोड़ा कोल्ड कफ हो रखा है, तो प्लीज़ वॉइस को माइंड मत करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फाइनली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे यहाँ पर हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन विच इज बेसिकली ऑफ 3 मार्क, ठीक है। और फटाफट से कवर करते हैं। फर्स्ट वन क्या है यहाँ पर, ज्योग्राफी इज कंसिडर एज अ स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस, एक्सप्लेन। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि ज्योग्राफी को क्या है, कंसिडर करा जाता है कि वो क्या है, अर्थ सरफेस की स्टडी है। अब ऐसा क्यों बोला जाता है, तो हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। और मैंने आपको समझाया भी था, अपने जो वन शॉट रिविजन वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको समझाया भी था कि यहाँ पर क्या करा गया है, आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी में से स्टेटमेंट उठा के दे रखा है और आपसे बोला गया है कि बताओ, ये से एक्सप्लेन करो, ओके। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। और मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पर आपको एक कीवर्ड हाईलाइट कर रखे है ना, तो ये आपको अपने आंसर के अंदर इंक्लूड करने ही करने हैं। चाहो तो अंडरलाइन कर देना, और नहीं तो इन कीवर्ड्स को आपको अपने आंसर के अंदर इंक्लूड करना ही करना है। और सेकंड बात कि आपको क्या करना है, अपना आंसर पॉइंट के अंदर लिखना है, ठीक है। पॉइंट के अंदर लिखोगे ना तो सही रहेगा। अगर आपको 3 मार्कर बोला है तो आप 3 पॉइंट्स अपने आंसर के अंदर दे सकते हो, और चाहो तो 4 पॉइंट भी आप अपने आंसर के अंदर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर मैंने क्या आंसर लिखा है, सो ज्योग्राफी स्टडीज द स्पेशल रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट फिनोमेना अकरिंग ऑन द अर्थ सरफेस। की ज्योग्राफी क्या करता है, जो स्पेशल रिलेशनशिप है ना ऑफ डिफरेंट फिनोमेना जो क्या हमारे अर्थ सरफेस पे हो रहा है, तो उनकी स्टडी करता है कौन, ज्योग्राफी। यानी स्पेस वाइज क्या है, हर चीज़ की स्टडी कौन करता है, ज्योग्राफी। यानी स्पेशल मैनर में कौन देखता है, ज्योग्राफी, ठीक है। देन बोला गया है द अर्थ सरफेस इज अ डायनामिक इंटरफेस वेयर इंटरेक्शंस बिटवीन द फिजिकल एंड ह्यूमन वर्ल्ड्स अकर। और हमारा अर्थ क्या है, बेसिकली एक डायनामिक इंटरफेस है, जहाँ पर क्या होता है, फिजिकल और ह्यूमन वर्ल्ड का क्या होता है, यहाँ पर इंटरेक्शन हमें देखने को मिलता है। और ये क्या स्टैटिक नहीं है, डायनामिक ही, यानी ओवर ए टाइम इसमें क्या हमें चेंजेस देखने को मिलता है ना। तो उसकी स्टडी कौन करता है, हमारा ज्योग्राफी। देन क्या बोला गया है, हियर इट ऑब्जर्व पैटर्न ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। और साथ ही साथ हमारा ज्योग्राफी क्या करता है, जो हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर जो हमें पैटर्न देखने को मिलता है ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज, तो उनको ऑब्जर्व कौन करता है, ज्योग्राफी। जैसे लैंडफॉर्म, सेटलमेंट, ट्रेड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी जो भी हमें पैटर्न देखने को मिल रहा है, डायनामिक इंटरफेस देखने को मिल रहा है, तो उनकी स्पेशल मैनर में अंडरस्टैंडिंग कौन देता है हमें, तो वो है ज्योग्राफी। यानी अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि हमारा ज्योग्राफी क्या स्टडी करता है, स्पेशल मैनर में स्टडी करता है, यानी हर चीज़ को स्पेस वाइज देखता है, ठीक है। सेकंड हमने पढ़ा कि हमारा जो ज्योग्राफी है ना, वो क्या है, अर्थ सरफेस की स्टडी करता है, जहाँ पर क्या है, ह्यूमन और जो नेचुरल वर्ल्ड है ना, उनका हमें इंटरफेस देखने को मिलता है, जो कि क्या है, स्टैटिक नहीं है, बल्कि क्या है, हाईली डायनामिक है। यानी उनके डायनामिक इंटरफेस की हमें स्टडी करके देता है। और थर्ड हमने पढ़ा कि जो अर्थ के ऊपर जो नेचुरल और जो ह्यूमन एक्टिविटीज हो रही है ना, तो उनका हमें कैसा क्या हमें पैटर्न देखने को मिल रहा है, तो उन पैटर्न को ऑब्जर्व करके या उनके बारे में हमें कौन बताता है, तो वो है ज्योग्राफी, ओके। समझ में आ गया, क्लियर एकदम ना। हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 3 मार्कर के अंदर, वो है व्हाई शुड ज्योग्राफी बी स्टडीड एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। कि क्या हमें नीड पड़ी है कि हम क्या है, ज्योग्राफी को एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट पढ़े, या हमें क्यों ज्योग्राफी को एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ना चाहिए। या हमसे ये पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, यानी आप बताओ या एक्सप्लेन करो ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। यानी ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट आप क्या करो, उसे एक्सप्लेन करो। यानी हम ज्योग्राफी को एज अ सेपरेट सब्जेक्ट क्यों पढ़े, क्योंकि पहले क्या था,
हमारे सोशल साइंस के अंदर एक पार्ट था ना ज्योग्राफी, बट अब 11th के अंदर क्या हो रहा है, हम उसे एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ रहे हैं। तो उसे ऐसे डिसिप्लिन हम क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसे इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट हम उसे क्यों पढ़ रहे हैं, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो वो हमें क्या करना है, बताना है। सो क्या बोला गया इसके अंदर, ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस, इट्स फीचर एंड ह्यूमन इंटरेक्शंस विद द एनवायरमेंट। तो स्टार्टिंग क्या करी हमने, सबसे पहले ज्योग्राफी का मीनिंग बताया है कि ज्योग्राफी क्या है, अर्थ सरफेस की स्टडी है, उसके ऊपर जो फीचर्स और जो ह्यूमन इंटरेक्शन हो रखे हैं ना, तो उनकी स्टडी कौन है, हमारा ज्योग्राफी। और साथ ही साथ जो ह्यूमंस है ना, वो किस तरह से एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उन सभी की स्टडी कौन करता है, हमारा ज्योग्राफी। समझ में आ गया। अब हमें बताना है कि ज्योग्राफी को हम इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के तौर पर क्यों पढ़ें। सबसे पहले हमने बताया ज्योग्राफी की डिसिप्लिन की ज्योग्राफी क्या होता है और वो क्या क्या स्टडी करता है, वो हमने बता दिया। अब हम बताएंगे कि हमें ज्योग्राफी को एज ए इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट पढ़ना ही क्यों है, या उसके पीछे का रीजन क्या है, तो अब हम उसे बताएंगे। सो इट इज बोथ अ नेचुरल एंड सोशल साइंस कंबाइनिंग एलिमेंट ऑफ बोथ। और मैंने आपको बताया था अपने रिविजन वाली वीडियो के अंदर भी कि ज्योग्राफी क्या है, बेसिकली कॉम्बिनेशन है ऑफ नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। तो उनका कॉम्बिनेशन कौन है, हमारा ज्योग्राफी। ओके, देन हमसे बोला गया है ज्योग्राफी फोकसेस ऑन स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशंस, पैटर्न्स एंड प्रोसेसेस। और ज्योग्राफी के बेसिकली यहाँ पर फोकस करता है ऑन स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, पैटर्न एंड प्रोसेसेस। और स्पेशल मतलब स्पेस वाइज, यानी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, या स्पेस वाइज हमें कैसे क्या डिस्ट्रीब्यूशन, पैटर्न और प्रोसेसेस देखने को मिल रहे हैं। और प्रोसेसेस कौन से, नेचुरल भी और ह्यूमन वाले भी। तो हमें कैसे क्या हमें प्रोसेसेस देखने को मिल रहे हैं, तो उन सभी की स्टडी कौन करता है, ज्योग्राफी। पर किस मैनर में, स्पेशल मैनर में। समझ में आ गया। तो स्पेशल मैनर में कैसे क्या डिस्ट्रीब्यूशन, पैटर्न और प्रोसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, तो उनकी स्टडी कौन करता है, ज्योग्राफी। देन आता है हमारे पास इट आंसर्स अस रिगार्डिंग 3 कंसर्न क्वेश्चन अबाउट द फीचर्स लाइक व्हाट, वेयर एंड वाई। और मैंने आपको बताया था कि हमारा ज्योग्राफी क्या है, 3W से डील करता है। 3W कौन से, व्हाट, वेयर एंड वाई। तो इन तीनों से डील कौन करता है, ज्योग्राफी। और उन तीनों क्वेश्चन के हमें आंसर कौन बताता है, तो वो भी कौन है, ज्योग्राफी। ओके, और क्या करता है ये, इट यूजेस टूल्स लाइक मैप, GIS, ठीक है, और फील्ड वर्क, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये क्या करता है, इन सब टूल्स का यूज़ करता है, जिससे क्या हम किसी भी बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, तो उनके बारे में हम क्या है, कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ले सके, या उससे क्या हम होलिस्टिक मैनर में क्या है, उससे डील कर सके। तो इसमें क्या ज्योग्राफी टूल्स वगैरह भी यूज़ करता है। ओके, देन हमसे क्या बोला गया, इट हेल्प अस टू सोल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स लाइक डिजास्टर मैनेजमेंट, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, अर्बन प्लानिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और साथ ही साथ जो हमारा जो ज्योग्राफी है ना, वो क्या है, साथ ही साथ जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है ना, उन्हें सोल्व करने में हमारी हेल्प करता है। जैसे हो गया डिजास्टर मैनेजमेंट, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, अर्बन प्लानिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अभी हमने क्या पढ़ा, उसको फटाफट से एक बार और रिवाइज करते हैं। हमने देखा कि यहाँ पर क्या करना है, हमें स्टार्टिंग करनी है एक छोटी सी डेफिनेशन के साथ कि ज्योग्राफी क्या करता है, बेसिकली स्टडी करता है अर्थ सरफेस की, उसके ऊपर जो फीचर और जो ह्यूमन रह रहे हैं और वो किस तरह से एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उनकी स्टडी कौन करता है, हमारा ज्योग्राफी। तो ये हो गया इसकी छोटी सी डेफिनेशन। फिर हमें पॉइंट बताना है कि हमें ज्योग्राफी को एज ए इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है। तो फर्स्ट बोला गया कि ये क्या बेसिकली कॉम्बिनेशन है ऑफ बोथ नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस, ठीक है, वो हो गया। देन क्या बोला गया कि ये क्या करता है, पूरा का पूरा जो है ना स्पेशल एस्पेक्ट की यहाँ पर स्टडी करता है, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन, पैटर्न, प्रोसेस हमें देखने को मिल रहा है, तो उनकी स्पेस वाइज स्टडी कौन करता है, या उस पर पूरा पूरा फोकस कौन करता है, तो वो है ज्योग्राफी, ठीक है। और ये क्या करता है, 3 जो कंसर्न क्वेश्चन है ना, जैसे व्हाट, वेयर, वाई, तो उन सभी के बारे में हमें आंसर कौन करता है, वो है ज्योग्राफी। और साथ ही साथ कोई भी मैटर है ना, उसकी अगर हमें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लेनी है, या हमें कॉम्प्रहेंसिव मैनर में, या उसे हमें होलिस्टिक मैनर में अगर से पढ़ना है ना, तो उसके अंदर क्या है, ये टूल्स वगैरह भी यूज़ में लेता है। ये इसके अंदर टूल्स वगैरह भी यूज़ होते हैं, किसके अंदर, ज्योग्राफी के अंदर। ओके, और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये क्या करता है, हमारे जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है ना, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट हो गई, ठीक है, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि कहाँ पर कौन कौन से रिसोर्सेज है, किस तरह से हमें यूज़ करना है वगैरह वगैरह, और अर्बन प्लानिंग, तो इन सभी चीज़ों में हमें कौन हेल्पफुल प्रूफ होता है, तो वो है ज्योग्राफी। समझ में आ गया। तो यही सब नीड्स है, इसलिए क्या है, हमें ज्योग्राफी को ऐसे इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, या ये क्या है हमारी नीड है कि हम ज्योग्राफी को इस वजह से क्या कर रहे हैं, एज ए इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया एकदम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डिस्क्राइब ज्योग्राफी एज अ स्टडी ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन। अब हमें क्या बताना है यहाँ पर कि ज्योग्राफी क्या है, एज अ स्टडी ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन, हमें उसे क्या करना है, यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। और ये क्या है, मैंने आपको रिवीजन वाली वीडियो के अंदर बताया था कि यहाँ पर क्या है, मैंने आपको 3 एस्पेक्ट बताया था ना, तो उस एस्पेक्ट के ऊपर से आपको यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो मेरा सजेशन रहेगा बच्चों आपको कि पहले एक बार मेरी जो रिवीजन वाली वीडियो है ना, वो एक बार आप देख लेना, फिर अगर आप ये क्वेश्चन वगैरह देखोगे ना, तो आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। ओके, तो अब क्या कर रखा हमने यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर एरियल डिफरेंशिएशन की छोटी सी यहाँ पर डेफिनेशन बता रखी है कि एरियल डिफरेंशिएशन आखिर होता क्या है। सो ये क्या होता है, सो इट रिफर्स टू द यूनिकनेस ऑफ
प्लेसेस ड्यू टू फिजिकल एंड कल्चरल फीचर। अब नाम से समझो, एरियल डिफरेंशिएशन यानी एरिया वाइज डिफरेंसेस सीखने को मिलते हैं, तो वो क्या होता है, एरियल डिफरेंशिएशन। तो वही बात इसके अंदर बोला गया है। सो इट रिफर्स टू द यूनिकनेस ऑफ प्लेसेस, यानी यूनिकनेस ऑफ प्लेसेस यानी क्या है, जो प्लेसेस है ना वो क्या यूनिक हो रखे हैं, या क्या है उसके अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें अ काइंड ऑफ डिस्टिंक्शन हमें देखने को मिल रहा है, या डिफरेंशिएशन हमें देखने को मिल रहा है, किसका, प्लेसेस का या एरिया का। यानी कहने का मतलब जो एरिया वाइज हमें डिफरेंसेस या यूनिकनेस देखने को मिलती है, तो वो क्या होता है, हमारा एरियल डिफरेंशिएशन। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ज्योग्राफी को डिस्क्राइब करना है या हमें बताना है एज अ स्टडी ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन। ओके, तो क्या पॉइंट बोलेगा इसके अंदर, ज्योग्राफी स्टडीज हाउ रीजन डिफर इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट, रीजन, सोइल, पॉपुलेशन एंड कल्चर। तो हमारा ज्योग्राफी क्या करता है, बेसिकली स्टडी करता है कि किस तरीके से जो रीजन है ना वो क्या एक दूसरे से अलग होते हैं या डिफर करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट, वेजिटेशन, सोइल, पॉपुलेशन एंड कल्चर। यानी इन सब एस्पेक्ट में किस तरीके से एक रीजन दूसरे रीजन से डिफर करता है, तो उनकी स्टडी कौन करता है, ज्योग्राफी। ओके, और ये हमें हेल्प करता है इन आइडेंटिफाई डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीजन। और जाहिर सी बात है, अगर हम ये जान पा रहे हैं कि क्यों एक रीजन दूसरे रीजन से डिफर कर रहा है, तो इसके चलते हम ये भी तो जान पाएंगे ना कि क्या जो है रीजन का डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक है कि जो क्या उसे डिफरेंट बनाता है फ्रॉम द अदर रीजन। ठीक है, तो वो भी हम जान पाएंगे, और उसे जानने में हमें हेल्प कौन करेगा, तो वो है ज्योग्राफी। समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल, द थार डेजर्ट डिफर फ्रॉम द वेस्टर्न घाट इन ऑलमोस्ट ऑल आस्पेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर क्या हमने एग्जाम्पल दे रखा है कि जो थार डेजर्ट है ना वो क्या डिफर करता है फ्रॉम वेस्टर्न घाट इन ऑलमोस्ट ऑल आस्पेक्ट, यानी आप सारी आस्पेक्ट देख लो, जो थार डेजर्ट और जो वेस्टर्न घाट है ना वो क्या एक दूसरे से अलग अलग है। और इसके बारे में हमें कैसे पता चला, तो वो हमें पता चला बाय स्टडिंग द ज्योग्राफी। समझ में आ गया। तो कहने का मतलब जो एरियल डिफरेंशिएशन है ना, तो उसके बारे में भी अंडरस्टैंडिंग हमें कौन देता है, तो वो है ज्योग्राफी। समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रमोट्स रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक नीड। और साथ ही साथ अगर हमें किसी भी रीजन का हमें कैरेक्टरिस्टिक पता चल गया कि वो क्यों दूसरे रीजन से डिफर कर रहा है, ठीक है, हमें उसका पता चल गया कि वो क्यों कर रहा है, कैसे क्या हमें डिफरेंसेस सीखने को मिल रहे हैं, तो हमें क्या है उस पर्टिकुलर रीजन के बारे में अगर हमें नॉलेज हो गई ना, तो हम क्या है उसके नीड के हिसाब से हम क्या कर पाएंगे, वहाँ पर रीजनल प्लानिंग कर पाएंगे, और हियर बाय हम क्या कर पाएंगे, वहाँ का उस रीजन का क्या कर पाएंगे, हम रीजनल डेवलपमेंट भी हम कर पाएंगे। समझ में आ गया, क्लियर एकदम। नाउ नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ इज ज्योग्राफी कंसिडर एज एन इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन। ये भी आपके एस्पेक्ट के ऊपर पूछा गया है क्वेश्चन। 3 एस्पेक्ट है ना, तो उसके सेकंड वाले एस्पेक्ट पे यहाँ पर पूछा गया है। ओके, और क्या पूछा गया है यहाँ पर, ज्योग्राफी इज अ डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। यहाँ पर क्या बोला गया है आपको, सिंपल आपको यहाँ पर एनसीईआरटी में से स्टेटमेंट उठा के दे दिया है और आपसे बोला गया है कि इसे क्या करो, आप जस्टिफाई करो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ज्योग्राफी को एज एन इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन हमें यहाँ पर बताना है, या वो किस तरीके से ऐसा है, तो हमें क्या करना है, उसको हमें अपने आंसर के अंदर एक्सप्लेन करना है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट क्या बोला गया इसके अंदर, ज्योग्राफी इंटीग्रेट्स डेटा फ्रॉम नेचुरल साइंसेस लाइक क्लाइमेट, रिलीफ, वाटर एंड सोशल साइंसेस लाइक पॉपुलेशन, कल्चर, इकोनॉमी। यानी कहने का मतलब जो हमारा जो ज्योग्राफी है ना वो क्या नेचुरल साइंस और जो हमारा जो है ना सोशल साइंस, उन दोनों का ही डेटा क्या करता है इसके अंदर कंबाइन करता है। यानी यहाँ पर नेचुरल साइंस का डेटा हो गया जैसे क्लाइमेट, रिलीफ, वाटर, ये सब भी ज्योग्राफी के अंदर आता है, और साथ ही साथ जो डेटा सोशल साइंस के अंदर आता है जैसे पॉपुलेशन, कल्चर, इकोनॉमी, तो वो सभी डेटा भी क्या है ज्योग्राफी के अंदर आता है। यानी कहने का मतलब हमारा ज्योग्राफी क्या है, कॉम्बिनेशन है, या हम कह सकते हैं बेसिकली एक इंटीग्रेशन है ऑफ बोथ नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस, यानी दोनों का डेटा ही किसके अंदर आता है, ज्योग्राफी के अंदर आता है। सो क्या बोला गया है कि ज्योग्राफी क्या है, बेसिकली इंटीग्रेट करता है डेटा फ्रॉम बोथ नेचुरल साइंसेस एंड सोशल साइंसेस। देन क्या बोला गया इसके अंदर, इट कंबाइंस स्पेशल एंड टेम्पोरल सिंथेसिस। और जो ज्योग्राफी ना उसके अंदर में कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है ऑफ बोथ स्पेशल एंड टेम्पोरल सिंथेसिस, यानी स्पेस वाइज और साथ ही साथ थोड़ा बहुत उसका टाइम वाइज भी क्या है स्टडी करना चाहता है किसके अंदर, ज्योग्राफी के अंदर। यानी बेसिकली ये क्या है, कॉम्बिनेशन है ऑफ बोथ स्पेशल एंड टेम्पोरल सिंथेसिस। देन क्या बोला गया इसके अंदर, इट एक्सप्लेन इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ह्यूमन एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। और साथ ही साथ जो ज्योग्राफी है ना वो हमें एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से हमें इंटरडिपेंडेंस देखने को मिलती है बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मॉनसून्स अफेक्ट एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। मॉनसून क्या हो गया, फिजिकल एनवायरनमेंट का एक एलिमेंट, और एग्रीकल्चर क्या हो गया, ह्यूमन एनवायरनमेंट का एक एलिमेंट या कल्चरल एनवायरनमेंट का एक एलिमेंट। समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस इज ज्योग्राफी कंसर्न विद, एक्सप्लेन। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें बताना है कि ज्योग्राफी कितने कितने या कौन कौन से क्वेश्चन से क्या करता है, कंसर्न करता है, और उन्हें क्या करना है, हमें उन क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है हमारे आंसर के अंदर अकॉर्डिंग टू योर 3 मार्कर। समझ में आ गया। तो अब इसके आंसर को देखते हैं। तो हमारा ज्योग्राफी है ना बेसिकली वो क्या है, हमारे यहाँ पर 3 मेन कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन से डील करता है। कौन कौन सा है वो, यहाँ पर
वॉट, वेयर एंड वाई। वॉट करता है अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेचुरल एंड कल्चरल फिनोमिना, जो क्या है हमारे अर्थ सरफेस पे पाए जा रहे हैं, जैसे वॉट इज रेनफॉल। यानी कहने का मतलब जो वॉट है ना वो आइडेंटिफाई करता है कि वो क्या है, कोई भी चीज़ है ना जो हमारे अर्थ सरफेस पे पाई जा रही है तो वो क्या है, यानी वॉट इज इट, यानी वो क्या है। तो उसे आइडेंटिफाई करने का काम किसके अंदर होता है, अंडर द क्वेश्चन वॉट। जैसे एग्जांपल क्या हो गया, वॉट इज रेनफॉल, यानी जो रेनफॉल है ना वो आखिर क्या है। दोनों एलिमेंट को यहाँ पर वॉट से यहाँ पर उनको जाना जाएगा, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो क्या हो, हमारा ह्यूमन वाला कल्चरल फिनोमेना हो। तो उन दोनों को आइडेंटिफाई करने का काम किसके अंदर होता है, अंडर द क्वेश्चन वॉट। एग्जाम्पल क्या है, वॉट इज रेनफॉल, यानी रेनफॉल क्या है या क्या होती है, तो उसे क्या यहाँ पर बताया जाएगा या उसे क्या यहाँ पर देखा जाएगा। समझ में आ गया। देन आता है यहाँ पर क्वेश्चन वेयर। यहाँ पर क्या होता है, फोकस होता है ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एंड लोकेशन एस्पेक्ट ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल फीचर। और यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली जो भी हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर जो भी कल्चरल या नेचुरल फीचर पाए जा रहे हैं तो उनके डिस्ट्रीब्यूशन या उसके लोकेशनल एस्पेक्ट को यहाँ पर देखा जाता है किसके अंदर, अंडर द क्वेश्चन वेयर। यानी यहाँ पर क्वेश्चन आता है वेयर इज इट लोकेटेड, यानी वो जो चीज़ है ना वो कहाँ पर लोकेटेड है, यानी उसका डिस्ट्रीब्यूशन या उसका लोकेशन कहाँ पर देखा जाता है या किसके अंदर देखा जाता है, तो वो है क्वेश्चन हमारा वेयर। ओके, फॉर एग्जाम्पल वेयर डज इट रेन द मोस्ट, यानी कहाँ पर क्या है जो रेन है ना वो सबसे ज़्यादा होती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर उसके लोकेशनल एस्पेक्ट को यहाँ पर देखा जा रहा है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा रेन होती है। तो कहने का मतलब पहले वाले में क्या था, पहले उसको आइडेंटिफाई करा कि वो होता क्या है, नेक्स्ट हमने देखा कि ये जो है ना रेन वो कहाँ पर होती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन और लोकेशनल एस्पेक्ट को देखा जाएगा किसके अंदर, अंडर द क्वेश्चन वेयर, है ना। देन आता है हमारे पास क्वेश्चन वाई। यहाँ पर क्या, हियर इट एग्जामिन्स रीजन बिहाइंड द लोकेशन पैटर्न एंड इम्पैक्ट ऑफ फिनोमेना। फॉर एग्जाम्पल वाई डज इट रेन मोर इन कोस्टल एरियाज। अब यहाँ पर क्या है, कोई भी चीज़ हो रही है ना, यानी कोई भी हमारा कल्चरल या हमें नेचुरल फीचर्स हमें देखने को मिल रहे हैं तो वो वहाँ पर हमें क्यों देखने को मिल रहे हैं, तो उसके पीछे का रीजन जानने पर पूरा फोकस कौन करता है, तो वो है हमारा क्वेश्चन वाई। यानी वाई डज इट लोकेटेड ओवर हियर, यानी कोई भी चीज़ है ना वो वहाँ पर ही क्यों हो रही है। फॉर एग्जाम्पल वाई डज इट रेन मोर इन कोस्टल एरियाज। अब जो रेन है ना वो ज़्यादातर कोस्टल एरियाज में ही क्यों होती है, तो वो वहाँ पर ही क्यों होती है, तो उसके पीछे का रीजन जानने पर फोकस कौन करेगा, तो वो है क्वेश्चन वाई। तो जो ज्योग्राफी बेसिकली यहाँ पर 3 क्वेश्चन से डील करता है, कौन कौन सा है वो हमारे वॉट, वेयर एंड वाई। वॉट देखता है यानी वॉट इज इट, यानी यहाँ पर क्या है कोई भी फीचर है उसे आइडेंटिफाई करा जाएगा। वेयर यानी वेयर इज इट लोकेटेड, यानी यहाँ पर क्या है डिस्ट्रीब्यूशन और लोकेशनल एस्पेक्ट को देखा जाएगा। ठीक है, देन आता है हमारे पास क्वेश्चन वाई। यहाँ पर क्या है, वाई डज इट लोकेटेड ओवर हियर, यानी यहाँ पर देखा जाएगा कि कोई भी चीज़ है ना तो वो वहाँ पर ही क्यों हो रही है, तो उसके पीछे का रीजन एग्जामिन या फाइंड आउट कौन करेगा, तो वो है हमारा क्वेश्चन वाई। समझ में आ गया, क्लियर एकदम। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल ज्योग्राफी एंड बायो ज्योग्राफी। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, तो बच्चों जब भी आपके पास डिफरेंस वाला क्वेश्चन आए ना तो आपको क्या करना है, अपना आंसर टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। कैसे करना है, टेबुलर फॉर्म में अपना आंसर रिप्रेजेंट करना है। आपको करना है अपने आंसर शीट के अंदर उसे टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करना है, जिससे एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपके जो डिफरेंस के जो पॉइंट्स है ना वो भी क्या एग्जामिनर को अच्छे से क्लियरली विजिबल हो जाएंगे, जिससे क्या आपके पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर अच्छे मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मैंने भी आपको अपने नेक्स्ट पेज पर ऐसे करके बताया है। ठीक है, तो आपको भी अपना आंसर जब भी आपके पास डिफरेंस वाला क्वेश्चन आए ना, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, वो करना अपना आंसर टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करना है। समझ में आ गया। ओके, और करके मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन और दे रखा है इसके अंदर, क्या है वो, हाउ इज फिजिकल ज्योग्राफी डिफरेंट फ्रॉम बायोज्योग्राफी एक्सप्लेन। और यहाँ पर भी क्या पूछा गया आपसे, यहाँ पर डिफरेंस पूछा गया है और मैंने आपको बताया कि हमें क्या करना है, जब भी हमारे पास डिफरेंस वाला क्वेश्चन आए ना तो हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पर हमें अपना टेबुलर फॉर्म में अपना आंसर प्रेजेंट करना है। समझ में आ गया। अब कैसे कर रखा है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख रखा है बेसिस और यहाँ पर लिख रखा है मैंने फिजिकल ज्योग्राफी और यहाँ पर क्या है बायोज्योग्राफी। तो जो फिजिकल ज्योग्राफी है ना तो उसका फोकस किस पे होता है, तो इसका फोकस होता है ऑन नेचुरल और फिजिकल फीचर। तो जो हमारा फिजिकल ज्योग्राफी है ना उसका फोकस होता है ऑन नेचुरल और फिजिकल फीचर। और वही अगर हम बायोज्योग्राफी देखें ना तो इसका फोकस होता है ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना तो उनका कैसा क्या डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है, तो उसमें फोकस कौन करता है, बायोज्योग्राफी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारे पास, तो ये जो हमारा फिजिकल ज्योग्राफी है ना इसके अंदर सब ब्रांचेस आ जाती है, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एंड सॉइल ज्योग्राफी। और वही अगर हम बायोज्योग्राफी देखें ना तो यहाँ पर इसकी सब ब्रांचेस आती है, जैसे प्लांट ज्योग्राफी, जू ज्योग्राफी,
इकोसिस्टम ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। यानी क्या हमें यहाँ पर दोनों में ही क्या है 4 हमें सब ब्रांचेस सीखने को मिलती है। क्या क्या वो जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी और क्या है यहाँ पर सोइल ज्योग्राफी। ओके, और अगर हम बायो ज्योग्राफी की बात करें ना तो यहाँ पर हमें सब ब्रांचेस सीखने को मिलती है, जैसे प्लांट ज्योग्राफी, जू ज्योग्राफी, इकोसिस्टम ज्योग्राफी और लास्ट वन क्या हमारा एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आता है तो वो है स्टडी ऑफ वोल्केनोस और रिवर। यानी अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखें ना फिजिकल ज्योग्राफी का एग्जाम्पल, तो यहाँ पर क्या है मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या है फिजिकल एलिमेंट या फिजिकल फीचर की यहाँ पर स्टडी पर पूरा फोकस कौन करता है, हमारा फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टडी ऑफ वोल्केनोस और रिवर, यानी दोनों क्या हमारे नेचुरल फीचर्स और इनकी स्टडी कौन करता है या इसकी स्टडी किसके अंदर होती है, तो वो है हमारा फिजिकल ज्योग्राफी। तो एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, स्टडी ऑफ वोल्केनोस और रिवर्स। और यहाँ पर अगर हम देखें बायोज्योग्राफी के अंदर तो इसके अंदर क्या है स्टडी ऑफ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जोन्स। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन या उनको लेकर कौन स्टडी करता है, तो वो है बायोज्योग्राफी। सो हियर बाय इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, स्टडी ऑफ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जोन्स। तो उनकी स्टडी किसके अंदर होती है, तो वो है बायोज्योग्राफी के अंदर इन सब की स्टडी होती है। समझ में आ गया, क्लियर एकदम। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है इसके अंदर, सो व्हाट आर द सब ब्रांचेस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, एक्सप्लेन इन डिटेल एनी 3 सब ब्रांचेस। हमें क्या करना है यहाँ पर, हमारा क्वेश्चन क्या है 3 मार्कर वाला है, तो हमें क्या करना है कोई भी 3 सब ब्रांचेस हमें क्या करना है यहाँ पर हमारे आंसर के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन करना है। मैंने आपको बताया यहाँ पर 4 सब ब्रांचेस होती है और अपने आंसर के अंदर मैंने सारी आपको एक्सप्लेन करके बता रखी है। आपको जो भी सही लगे आपको उसके अंदर से 3 कोई सी भी अपने आंसर के अंदर लिख के आनी है। तो फर्स्ट सब ब्रांच हमारे पास आती है जियोमॉर्फोलॉजी। यहाँ पर क्या होता है स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड अ सरफेस लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज एक्सेट्रा। और जियोमॉर्फोलॉजी यानी यहाँ पर क्या होता है लैंडफॉर्म्स और अर्थ सरफेस वगैरह की क्या है यहाँ पर स्टडी करी जाती है। यानी कहने का मतलब अर्थ सरफेस की स्टडी से कौन डील करता है, कौन करता है, तो वो है जियोमॉर्फोलॉजी। जैसे माउंटेन, प्लेट्यूज इन सब की यहाँ पर स्टडी करी जाती है किसके अंदर, जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर, विच इज बेसिकली द सब ब्रांच ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास इसका सब ब्रांच वो है क्लाइमेटोलॉजी। और यहाँ पर क्या ऐसा नेम सजेस्ट, यहाँ पर क्या होता है क्लाइमेट वगैरह की यहाँ पर स्टडी करी जाती है। सो यहाँ पर क्या है स्टडी ऑफ क्लाइमेट पैटर्न्स एंड एटमॉस्फेरिक फिनोमेना लाइक वेदर, क्लाइमेट, विंड, रेनफॉल एक्सेट्रा। तो इन सभी की स्टडी कौन करता है, तो वो है क्लाइमेटोलॉजी, विच इज बेसिकली द सब ब्रांच ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइड्रोलॉजी। यहाँ पर क्या होता है वाटर बॉडीज की स्टडी करी जाती है जिसके अंदर आ जाता है जैसे रिवर, लेक्स, ओशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन आता है हमारे पास यहाँ पर सोइल ज्योग्राफी। यहाँ पर क्या होता है सोइल वगैरह की स्टडी करी जाती है, उनके टाइप्स, उनका फॉर्मेशन कैसा होता है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी फर्टिलिटी वगैरह वगैरह इन सभी के बारे में स्टडी कौन करता है, तो वो है सोइल ज्योग्राफी। यानी मेनली यहाँ पर सोइल की स्टडी करी जाती है और उसको रिलेटेड यहाँ पर एस्पेक्ट यहाँ पर देखे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द सब ब्रांचेस ऑफ बायोज्योग्राफी, एक्सप्लेन एनी 3। और मैंने आपको बताया कि जो बायोज्योग्राफी है उसके अंदर भी क्या होता है मेजरली हमें यहाँ पर 4 सब ब्रांचेस इसकी देखने को मिलती है और उसमें भी क्या करना है हमें यहाँ पर कोई सी भी 3 हमें एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, मैंने आपको चारों ही करके बता रखी है, आपको जो भी सही लगे आपको अपने आंसर के अंदर उसको लिख के आना है। तो फर्स्ट आता है हमारे पास प्लांट ज्योग्राफी और ये क्या करता है स्टडीज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीशीज, फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन पैटर्न्स ऑन दी अर्थ। तो यहाँ पर क्या बेसिकली जो प्लांट है ना उसको लेकर यहाँ पर स्टडी करी जाती है, उनके स्पीशीज, फॉरेस्ट, वेजिटेशन पैटर्न जो हमारे अर्थ सरफेस पे पाए जा रहे हैं, तो इन सभी की स्टडी कौन करता है स्पेस वाइज प्लांट को लेकर, तो वो है हमारा प्लांट ज्योग्राफी। दिन आता है हमारे पास जू ज्योग्राफी। नाम से समझो यानी यहाँ पर क्या है ओवर द स्पेस कैसे क्या हमें एनिमल वगैरह देखने को मिल रहे हैं, उनके स्पीशीज वगैरह उनको लेकर कौन स्टडी करता है, तो वो है कौन जू ज्योग्राफी। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है उसको फटाफट से रीड कर लेते हैं। सो ये क्या है फोकसेस ऑन स्टडिंग एनिमल स्पीशीज, हैबिटेट्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। यानी एनिमल को लेकर पूरा उनका स्टडी कौन करता है स्पेस वाइज, तो वो है हमारा जू ज्योग्राफी। दिन आता है हमारे पास इकोलॉजी। यहाँ पर क्या स्टडीज इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरमेंट। यानी किस तरीके से अर्थ सरफेस के ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं और वो किस तरीके से उनका जो नेचुरल एनवायरनमेंट है या जो हमारा जो फिजिकल एनवायरनमेंट है या हम कह सकते हैं जो नेचर है ना उनके साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उनके इंटरेक्शन की स्टडी कौन करता है, तो वो है इकोलॉजी। देन आता है हमारे पास एनवायरमेंटल ज्योग्राफी और यहाँ पर क्या है एनवायरमेंटल कंसर्न रखते हुए यहाँ पर ज्योग्राफी की स्टडी करी जाएगी। जैसे ये क्या करता है स्टडी करता है अबाउट ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन नेचर, यानी जो ह्यूमन है ना वो किस तरह से नेचर पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं उनकी स्टडी करता है ये। और साथ ही साथ ये जो हमारा एनवायरमेंटल ज्योग्राफी है ना वो एम करता है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। और इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज है ना तो हमें क्या करना है उन्हें इस तरीके से यूज़ करना है जिससे क्या है हम हमारा काम भी कर ले और जो फ्यूचर जनरेशन है ना उन्हें भी क्या है उनके नीड से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं पड़े। तो ये क्या था हमारा सस्टेनेबल मैनेजमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो किस तरीके से हमें हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज है ना तो उन्हें क्या करना है हमें किस तरीके से सस्टेनेबल मैनर में यूज़ करना है या उन्हें सस्टेनेबल मैनर में हमें मैनेज करना है। तो इनके बारे में इन सब चीज़ों से डील कौन करता है, ये
ये कंसर्न कौन रखता है, ये कंसर्न कौन करता है, तो वो है हमारा एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, जो देखता है कि जो ह्यूमन है ना वो नेचर पे किस तरह से इम्पैक्ट डाल रहे हैं उनको देखता है, और किस तरीके से हमें हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज है तो उन्हें क्या करना है, हमें किस तरह से उन्हें सस्टेनेबल मैनर में मैनेज करना है। तो उन सभी के बारे में कौन स्टडी करता है, तो वो है हमारा एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। तो टोटल क्या हमने यहाँ पर 4 सब ब्रांचेस पढ़ी है बायोज्योग्राफी की। कौन कौन सी है वो? प्लांट ज्योग्राफी, जू ज्योग्राफी, इकोलॉजी और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। विच एवर फील लाइक आप अपने आंसर के अंदर क्या है उसको मेंशन कर सकते हो। ओके, समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, राइट एनी 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन सिस्टमैटिक अप्रोच एंड रीजनल अप्रोच। और यहाँ पर हमारे पास पूछा गया है डिफरेंस, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेबल बनाएंगे और हमारे 3 पॉइंट के अंदर हम हमारा डिफरेंस पूरा बता देंगे बिटवीन सिस्टमैटिक अप्रोच एंड रीजनल अप्रोच। और क्या बोला गया आपसे, ज्योग्राफी इज अ डिसिप्लिन ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस, एनालाइज द स्टेटमेंट। और हो सकता है हमें क्या कर दे, यहाँ से पूरा जो है ना एनसीईआरटी में से एक स्टेटमेंट उठा के दे दे और हमसे पूछ सकते हैं कि आप इस स्टेटमेंट को क्या करो, एनालाइज करो। यानी कहने का मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमें हमारी दोनों ही अप्रोचेस क्या करनी है, यहाँ पर बतानी है। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या, हम इस टेबल के जरिए हम हमारी दोनों अप्रोचेस को यहाँ पर कवर कर लेंगे। और जब भी डिफरेंस पूछा जाए ना तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी टेबल बतानी है या टेबल बनानी है। ओके, तो मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पर बेसिस हो गया, यहाँ पर हो गया हमारी सिस्टमैटिक अप्रोच और यहाँ पर क्या होगी हमारी रीजनल अप्रोच। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें सिस्टमैटिक अप्रोच के अंदर, तो उसके अंदर क्या बोला गया है, सो इट स्टडीज वन थीम ग्लोबली। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या होता है, सिस्टमैटिक अप्रोच के अंदर कोई भी एक थीम ले लो और उस एक थीम को हम क्या यहाँ पर ग्लोबली पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने ले लिया रिवर, है ना, तो अगर मैंने रिवर लिया है ना तो उस थीम को हम ग्लोबल लेवल पे पढ़ेंगे। हम अगर मैंने रिवर लिया तो हम अफ्रीका की भी रिवर पढ़ेंगे, अमेरिका की भी पढ़ेंगे, हमारे इंडिया की भी पढ़ेंगे, जापान की भी पढ़ेंगे, चाइना की भी पढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब अगर हमने एक थीम ले ली ना तो उसे ग्लोबली हम क्या करेंगे, वहाँ पर उसको स्टडी करेंगे। यानी कहने का मतलब एक थीम लो और उसको ग्लोबली क्या करो, स्टडी करो। तो वो क्या होती है हमारी सिस्टमैटिक अप्रोच। समझ में आ गया। और अगर हम यहाँ पर देखें हमारे रीजनल अप्रोच के अंदर, तो यहाँ पर क्या होता है, स्टडीज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ रीजन। और यहाँ पर क्या होता है, कोई भी एक रीजन लो और उसके सारी एस्पेक्ट की यहाँ पर स्टडी करो। यानी यहाँ पर क्या होता है, रीजन वाइज स्टडी होती है। यानी कोई भी पर्टिकुलर रीजन पहले डिसाइड कर लो कि हमें इस रीजन की यहाँ पर स्टडी करनी है, तो पहले रीजन डिसाइड करो, फिर उस रीजन की हम सारी एस्पेक्ट को एक बार में स्टडी कर लेंगे। यानी रीजन लो और पूरे उस रीजन की स्टडी कर लो, सारी चीज़ें देख लो। जैसे अगर हमने एग्जाम्पल लिया राजस्थान का, कि हमें क्या करना है, राजस्थान की स्टडी करनी है, तो हम क्या उसके लैंग्वेज, उसके कल्चर, फेस्टिवल, इंडस्ट्री, सभी चीज़ों की हम क्या करेंगे, राजस्थान की स्टडी करेंगे। समझ में आ गया। अभी जो रीजन है ना वो क्या हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है, कंट्री भी हो सकता है, कॉन्टिनेंट भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है ना। तो यानी कहने का मतलब रीजन कुछ भी हो सकता है, पर पहले एक बार डिसाइड कर लो, स्पेसिफाई कर लो कि आपको रीजन क्या लेना है, और जो भी रीजन दिया है ना तो उसकी क्या करो, आप सारी एस्पेक्ट की स्टडी करो। जैसा कौन बोलता है, तो वो है रीजनल अप्रोच। समझ में आ गया। अब इसके मेथड की बात करते हैं। तो जो सिस्टमैटिक अप्रोच है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, थीमेटिक स्टडी होती है। यानी थीम लेकर यहाँ पर स्टडी करी जाती है। कोई भी थीम एट अ टाइम लो और उसे क्या करो, ग्लोबली स्टडी करो। तो वो क्या होती है हमारी, क्या होती है, सिस्टमैटिक अप्रोच। और रीजनल अप्रोच में क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, स्पेशल और रीजनल स्टडी होती है। और क्या होता है, यहाँ पर कोई भी रीजन लो एट अ टाइम और उसके क्या करो, सारी एस्पेक्ट की स्टडी करो। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या होता है, रीजनल स्टडी होती है। यानी रीजन वाइज स्टडी करी जाती है, किसके अंदर, रीजनल अप्रोच के अंदर। और इन दोनों अप्रोच को किसने दिया था, अगर आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं देन। अब जो सिस्टमैटिक अप्रोच है ना, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, सो यहाँ पर क्या होता है, वर्ल्ड वाइड स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। यानी अगर हमें क्या करना है, पॉपुलेशन की स्टडी करनी है ना, तो हम क्या वर्ल्ड वाइड उसकी स्टडी करेंगे। हम क्या है, बाहर की भी कंट्रीज़ का भी देखेंगे पॉपुलेशन, और हमारी कंट्री का और उसकी नेबरिंग कंट्री का भी क्या करेंगे, हम पॉपुलेशन देखेंगे। यानी एक हमने थीम ले ली पॉपुलेशन, इसकी क्या करेंगे हम यहाँ पर ग्लोबली या वर्ल्ड वाइड क्या करेंगे, उसकी हम स्टडी करेंगे। समझ में आ गया। और अगर हम देखें हमारे रीजनल अप्रोच के एग्जाम्पल को, तो यहाँ पर क्या है, स्टडी ऑफ ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। और यहाँ पर मैंने आपको अभी एग्जाम्पल देके भी बताया कि अगर हमने एक रीजन ले लिया जैसे राजस्थान, हमें हमारे राजस्थान की स्टडी करनी है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर उसके सारी चीज़ों की हमें क्या करनी है, यहाँ पर स्टडी करनी है। उसके लैंग्वेज और कल्चर की, वहाँ पर कौन कौन से फेस्टिवल है, वहाँ पर क्या क्या इंडस्ट्रीज है, ठीक है, कैसे कैसे लोग वहाँ पर रह रहे हैं। तो कहने का मतलब राजस्थान की जितनी भी चीज़ें या जितने भी आस्पेक्ट है ना, उनकी स्टडी किसके अंदर करी जाएगी, तो वो है रीजनल अप्रोच। समझ में आ गया। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन सिस्टमैटिक एंड रीजनल अप्रोच। समझ में आ गया, क्लियर एकदम ना। हमारे पास क्या बोला गया इसके अंदर, ओवरऑल both approaches are complementary and essential for holistic understanding। और ओवरऑल अगर हम देखें ना, तो दोनों ही अप्रोचेस क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, और साथ ही साथ दोनों को साथ में लेना हमारे लिए एसेंशियल है फॉर होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। यानी कोई भी फिनोमेना है, अगर
उसकी क्या करनी है, हमें होलिस्टिक मैनर में उसकी अंडरस्टैंडिंग देनी है, या हम कह सकते हैं उसको इन डेप्थ ही हमें क्या करना है, उससे कॉम्प्रहेंसिव मैनर में उसे हम क्या करना है, हमें उसे अंडरस्टैंड करना है ना। तो उसके लिए क्या है, हमें दोनों ही अप्रोचेस का हमें क्या हेल्प लेना पड़ेगा, हमें सिस्टमेटिक अप्रोच का भी हेल्प लेना पड़ेगा और रीजनल अप्रोच का भी हमें क्या करना पड़ेगा, हेल्प लेना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये दोनों ही अप्रोचेस के बीच में क्या है, डुअलिज्म पॉसिबल नहीं है। हमें क्या दोनों के दोनों जो अप्रोचेस है ना उन्हें क्या हमें साथ में लेकर पढ़ना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब दोनों ही अप्रोचेस क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी दोनों को हमें साथ में लेकर पढ़ना पड़ेगा फॉर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर फिनोमेना। समझ में आ गया। तो यही बात इसके अंदर बोला गया है कि क्या दोनों में क्या थोड़ा बहुत जो है डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, बट दोनों ही जो अप्रोचेस है ना वो क्या है, हमारी कॉम्प्लीमेंट्री है। ओके, समझ में आ गया। तो इसी के साथ हमने क्या कर लिया, हमारे 3 मार्कर क्वेश्चन हमने सारे के सारे कवर कर लिए। टोटल 9 हमारे 3 मार्कर्स थे, अब बच रहे हमारे 2। ये क्या है, हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन विच इज बेसिकली ऑफ 5 मार्क। उनको फटाफट से यहाँ पर कवर करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 आता है हमारे पास, व्हाट आर द सब ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, एक्सप्लेन देम इन डिटेल। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें बताना है कि ह्यूमन ज्योग्राफी की कौन कौन सी सब ब्रांचेस होती है और हमें क्या करना है, उसे थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन भी करना है इन आर आंसर। अब देखते हैं कि हमें इसका आंसर लिखना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करा है मैंने, यहाँ पर आपको ह्यूमन ज्योग्राफी की छोटी सी एक डेफिनेशन लिख के बताई है। यानी कहने का मतलब जब भी आपके पास डिटेल में क्वेश्चन आए ना, तो पहले जो भी आपसे चीज़ पूछी गई है ना, तो आप उसका थोड़ा सा इंट्रो दो, या उसकी एक डेफिनेशन बता दो, या उसका एक छोटा सा मीनिंग बता दो। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एक छोटा सा उसका मीनिंग बता दिया कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है और किससे डील करता है, वो मैंने बता दिया। फिर मैंने आपको क्या बताई है, यहाँ पर उसकी सब ब्रांचेस बताई है। ठीक है, और अभी आपकी सब ब्रांचेस है ना, अगर आपको याद नहीं भी होती है ना, तो मैंने एक छोटी सी ट्रिक बता रखी है, उसको आप याद रखना, तो आप उसकी सब ब्रांचेस नहीं भूलोगे। ठीक है, तो पहले इसकी एक छोटी सी हम कह सकते हैं इसकी मीनिंग समझ लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। सो ह्यूमन ज्योग्राफी डील्स विद स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इन देयर स्पेशल कॉन्टेक्स्ट एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट। यानी जो ह्यूमन ज्योग्राफी है ना, वो क्या बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटी की स्टडी करता है, पर किस मैनर में, स्पेशल मैनर में, यानी ओवर द स्पेस किस तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही है, इनकी स्टडी कौन करता है, ह्यूमन ज्योग्राफी। और साथ ही साथ वो ये भी स्टडी करता है कि हम जो हमारे जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, हम जो ह्यूमन है ना, वो किस तरह से एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो उन सभी चीज़ों के बारे में स्टडी कौन करता है, और वो भी स्पेशल मैनर में। तो वो कौन है, ह्यूमन ज्योग्राफी। समझ में आ गया। अब इसकी सब ब्रांचेस की बात करते हैं। तो इसकी सब ब्रांचेस क्या क्या है, आपको याद है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है ना, तो मैंने एक छोटी सी ट्रिक बता रखी है, जिसको याद रखना। मैंने अपनी रिवीजन वाली वीडियो के अंदर भी बताई थी और यहाँ पर भी बता रही हूँ। क्या है वो, सम पीपल ईट हॉट पिज्ज़ा। क्या है, सम पीपल ईट हॉट पिज्ज़ा। ठीक है, और यहाँ पर इसको आप कैसे याद रख सकते हो, इससे तो मेरे साथ बोलना है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सोशल और कल्चरल ज्योग्राफी आ जाएगा, यानी सोशल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, और लास्ट वन क्या आ गया हमारा, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। यानी सम पीपल ईट हॉट पिज्ज़ा, यानी ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, सम पीपल ईट हॉट पिज्ज़ा। अब फटाफट से एक एक करके थोड़ा सा उनको डिटेल में भी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास सोशल और कल्चरल ज्योग्राफी। ठीक है, और ये क्या करता है, स्टडी करता है ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशन, लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, फेस्टिवल्स एंड एथनिक ग्रुप। यानी कहने का मतलब जो भी जो है ना ह्यूमन का जो सोशल कल्चर है ना, उनको स्पेस वाइज उनकी स्टडी कौन करता है, तो वो है हमारा कौन, सोशल ज्योग्राफी या हमारा कल्चरल ज्योग्राफी। और ये क्या करता है, एक्सप्लोर करता है दैट हाउ कल्चर इज शेप्ड बाय ज्योग्राफी एंड हाउ इट मॉडिफाइज लैंडस्केप्स। तो कहने का मतलब यहाँ पर मोटे तौर पर अगर हम देखें ना ब्रॉड मैनर में, तो यहाँ पर क्या है, ये देखता है कि किस तरीके से जो ज्योग्राफी है ना, वो क्या है, कल्चर को शेप कर रही है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर देखा जाता है कि स्पेस वाइज किस तरीके से क्या है, हमें डिफरेंट कल्चर देखने को मिलता है। तो उसको एक्सप्लोर कौन करता है, तो वो है हमारा कौन, सोशल ज्योग्राफी या हमारा कल्चरल ज्योग्राफी। समझ में आ गया। देन आता है हमारे पास पॉलिटिकल ज्योग्राफी। यानी यहाँ पर क्या स्पेस वाइज पॉलिटिकल एस्पेक्ट की स्टडी करी जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, सो इट डील्स विद टेरिटरीज, बाउंड्रीज, जियोपॉलिटिक्स एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल डिसीजंस ऑन ज्योग्राफी। यानी किस तरीके से ज्योग्राफी में, या हमें कह सकते हैं हम ओवर द स्पेस कैसे क्या पॉलिटिकल डिसीजन का इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है, उनकी स्टडी करता है। और किस तरीके से जो ज्योग्राफी की वजह से पॉलिटिकल एस्पेक्ट में हमें क्या इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है या इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, तो उनकी स्टडी भी कौन करता है, हमारा पॉलिटिकल ज्योग्राफी। यानी कहने का मतलब आसान भाषा में ओवर द स्पेस कैसे क्या पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है, किस तरह से वो ज्योग्राफी को इम्पैक्ट कर रही है, और किस तरह से ज्योग्राफी पॉलिटिकल एस्पेक्ट को क्या कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है। तो इन सभी की स्टडी कौन करता है, तो वो है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। क्लियर एकदम। अब इसके अंदर क्या बोला गया है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड डिप्लोमेसी। और जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड डिप्लोमेसी। ठीक है, यानी जो प्लानिंग वगैरह होती है ना, जो रीजनल वाइज जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट को देखते हुए करी जाती है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट कौन हो जाता है, तो वो है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, जो कि क्या है, अपनी एक इम्पोर्टेंस रखता है फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड
डिप्लोमेसी। फाइन। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या स्पेस वाइज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को देखा जाएगा कि ऐसे क्या ओवर द स्पेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है या हो रखी है, तो उनकी स्टडी कौन करता है? हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी। सो बेसिकली इट एक्सप्लोर्स स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड सर्विसेज। तो कैसे क्या स्पेशल मैनर में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है, तो इनकी स्टडी को कौन करता है या इसे एक्सप्लोर कौन करता है? तो वो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। और ये क्या करता है? असिस्ट करता है इन इंडस्ट्रियल लोकेशन प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। यानी क्या इन सब चीज़ों में कौन हेल्प करता है या कौन हेल्पफुल प्रूफ होता है? तो वो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ठीक है, देन आता है हमारे पास हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। सो बेसिकली स्टडीज द चेंजेस इन ज्योग्राफी ओवर टाइम ड्यू टू हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड प्रोसेसेस। यानी कहने का मतलब जो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी है ना, यहाँ पर क्या है, क्या देखने को मिलता है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ओवर द टाइम हमें क्या है, कैसे कैसे ज्योग्राफी के अंदर हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो इनके स्टडी कौन करता है? ज्योग्राफी। यानी कैसे कैसे क्या है ओवर द टाइम हिस्टोरिकल इवेंट और प्रोसेस की वजह से हमें क्या है ज्योग्राफी के अंदर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं ना, तो उनकी स्टडी कौन करता है? तो वो है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। यानी मोटे तौर पे या ब्रॉड मैनर में अगर हम देखें ना, तो किस तरीके से ओवर द स्पेस हमें क्या है ड्यू टू हमारा हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड प्रोसेसेस हमें क्या क्या चेंज हमें ज्योग्राफी के अंदर देखने को मिले हैं। तो इनकी स्टडी कौन करता है? हमारा हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। यानी हिस्टोरिकल इवेंट्स को किस मैनर में देखना? स्पेशल मैनर में देखना। यानी ओवर द टाइम कैसे क्या हमें स्पेस में हमें चेंजेस देखने को मिले, किस तरह से उसने इन्फ्लुएंस करा है, तो उनकी स्टडी कौन करता है? तो वो है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। सो इट इज़ यूजफुल इन आर्कोलॉजिकल एंड हेरिटेज स्टडी। और ये जो चीज़ है ना, हम क्या ओवर द स्पेस हिस्टोरिकल इवेंट की भी स्टडी कर रहे हैं कि किस तरह से उसमें ओवर द टाइम हमें हिस्टोरिकल इवेंट की वजह से ज्योग्राफी के अंदर हमें चेंजेस देखने को मिला या किस तरह से उसने इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये यूज़फुल होता है इन आर्कोलॉजिकल एंड हेरिटेज स्टडीज़। यानी कैसे क्या हिस्टोरिकल चीज़ें स्पेस वाइज देखने को मिल रही है ना, तो उसमें हमें यूजफुल प्रूफ कौन होता है? तो वो है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, जैसे इन आर्कोलॉजिकल एंड हेरिटेज स्टडीज़। ठीक है, समझ में आ गया। देन आता है हमारे पास पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है? सो इट स्टडीज हाउ पीपल आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हाउ एंड वेयर दे लिव ऑन द अर्थ सरफेस। यानी यहाँ पर क्या है? पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। यानी ओवर द स्पेस कैसे लोग डिस्ट्रीब्यूटेड है और कहाँ पर रह रहे हैं, तो उनकी स्टडी कौन करता है? पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। यानी कहने का मतलब हाउ पीपल आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड वेयर दे लिव ऑन द अर्थ सरफेस। तो वो कौन है या उनकी स्टडी कौन करता है? तो वो है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। फाइन। देन आता है हमारे पास इट एड्स इन टाउन प्लानिंग एंड रूरल डेवलपमेंट। और हियर बाय ये जो हमारा ह्यूमन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी वो क्या है, हमें मदद करता है या जो गवर्नमेंट है उनकी मदद करता है इन टाउन प्लानिंग एंड रूरल डेवलपमेंट। क्लियर हो गया? समझ में आ गया एकदम? तो ये थी हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी की 5 सब ब्रांचेस। कैसे याद रखनी है? सम पीपल इट हॉट पिज्जा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी की 5 सब ब्रांचेस, और उन्होंने क्या है हमने थोड़ा डिटेल में भी एक्सप्लेन कर दिया हमारे आंसर के अंदर। समझ में आ गया ना? हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट फाइनल क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 11। क्या है वो 5 मार्कर के अंदर? तो वो है हाउ इज फिजिकल ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। कि किस तरीके से ह्यूमन लाइफ के लिए जो फिजिकल ज्योग्राफी है ना वो क्या अपनी रिलेवेंस रखता है या इंपॉर्टेंस रखता है। तो उससे क्या करना हमें हमारे आंसर के अंदर क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। समझ में आ गया? और करके क्या बोला गया हमें यहाँ पर? एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। या आपको क्या करना है अपने आंसर के अंदर फिजिकल ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस बतानी है अपने आंसर के अंदर एज पर 5 मार्कर क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है? मैंने आपको बताया कि आपको करना है अपना आंसर डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करना है। अगर आपके पास 5 मार्कर में आ रहा है ना, तो आपको क्या करना है थोड़ा सा जिस भी चीज़ के बारे में पूछा गया है ना, तो आपको क्या करना है उसका छोटा सा एक मीनिंग बता देना है। अगर डेफिनेशन आती है तो बहुत बढ़िया, डेफिनेशन बता देनी है। तो कहने का मतलब थोड़ा सा उसके बारे में इंट्रो देना है, फिर अपना आंसर आपको स्टार्ट करना है। तो ऐसा ही मैंने भी आपको करके बताया है। सबसे पहले क्या करा है मैंने यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पूछा है ना, तो मैंने आपको क्या करा है छोटी सी यहाँ पर उसकी मीनिंग बता दिया है कि क्या होता है फिजिकल ज्योग्राफी। सो फिजिकल ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ नेचुरल फीचर्स एंड प्रोसेसेस ऑन द अर्थ। यानी अर्थ सरफेस के ऊपर क्या क्या नेचुरल फीचर्स और जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, तो उनकी स्टडी कौन करता है या उनकी स्टडी से कौन कंसर्न करता है? तो वो है हमारा फिजिकल ज्योग्राफी। तो हो गया उसका छोटा सा मीनिंग। अब हम बात करेंगे हमारा जो मेन हमसे पूछा गया है ना उसकी, कि जो हमारा जो फिजिकल ज्योग्राफी है ना वो क्या है अपनी एक ग्रेट इंपॉर्टेंस या रिलेवेंस रखता है फॉर ह्यूमन लाइफ। अब उसके पीछे का रीज़न क्या है उसकी हम फटाफट से यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको 5 पॉइंट्स बता रखे। अब कौन कौन से उसको हम फटाफट से समझते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है हमारे पास जो रिसोर्सेज है ना वो क्या है हमारे पास अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड ही है। ठीक है, अब उन्हें हमें किस तरह से उन्हें आइडेंटिफाई करना है, मैनेज करना है, तो उनके बारे में हमें कौन बताता है? फिजिकल ज्योग्राफी। जैसे हो गया मिनरल,
वाटर, सोइल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो कहाँ कहाँ पर पाए जा रहे हैं उन्हें आइडेंटिफाई करने का काम हो गया, कैसे उनको हमें मैनेज करके चलना है सस्टेनेबल मैनर में, ठीक है। तो उनके बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग या उनके बारे में हमें उनका एक हम कह सकते हैं ना एक अच्छे से यूज़ करने में हमें गाइड कौन करता है, तो वो कौन करता है, तो वो है हमारा फिजिकल ज्योग्राफी। तो इसकी क्या कर ली हमने फर्स्ट इंपॉर्टेंस समझ ली। नाउ सेकंड आता है हमारे पास इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। अब इसके अंदर क्या है, सो इट एक्सप्लेन्स क्लाइमेटिक कंडीशन, लैंडफॉर्म्स, इकोसिस्टम एंड नेचुरल हजार्ड्स। और क्या करता है ये हमें इन्वायरमेंट के बारे में हमें अवेयरनेस देता है कि कैसे क्या क्लाइमेटिक कंडीशन चल रहा है, लैंडफॉर्म्स के बारे में बताता है, इकोसिस्टम के बारे में बताता है, और कैसे क्या नेचुरल हजार्ड्स है यानी डिजास्टर्स वगैरह हो गए, ठीक है। तो उन सभी के बारे में हमें एक्सप्लेन कौन करता है, यानी कहने का मतलब ओवरऑल हमें हमारे इन्वायरमेंट के बारे में अवेयरनेस या अंडरस्टैंडिंग कौन देता है, तो वो है फिजिकल ज्योग्राफी। समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया इसकी इंपॉर्टेंस कि हमें क्या करता है, हमारे आसपास के बारे में अवेयर करता है, ठीक है। देन आता है हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट कि क्या करता है, हमें हेल्प करता है इन प्लानिंग फॉर अर्थक्वेक, फ्लड्स, ड्रॉट एक्सेट्रा बाय स्टडिंग वल्नरेबल जोन। और ये क्या करता है, हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट में भी हमें हेल्प करता है। क्यों करता है, कैसे करता है, कि क्या करता है, हमें वल्नरेबल जोन बताया जाता है कि कौन कौन से एरिया में कौन कौन सा डिजास्टर आने के चांसेस है, हमें किस तरह से बचना है, ठीक है। और उनके बारे में हमें उनको लेकर उनकी स्टडी बता देता है, उसकी स्टडी करके देता है, और कैसे कि हमें फर्दर प्लानिंग करनी है इसको लेकर, तो उसमें हमें हेल्प कौन करता है, तो उसमें हमें कौन हेल्प करता है, तो वो है फिजिकल ज्योग्राफी। यानी डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्पफुल प्रूफ कौन हुआ हमारे लिए, तो वो है फिजिकल ज्योग्राफी की स्टडी, ठीक है। देन आता है हमारे पास इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी। अब इसके अंदर क्या होता है, इट प्रमोट्स अवेयरनेस अबाउट इकोलॉजिकल बैलेंस, बायोडाइवर्सिटी एंड पॉल्यूशन। ये क्या करता है, हमारे अंदर अवेयरनेस देता है अबाउट इकोलॉजिकल बैलेंस कि हमें क्या करना है, इकोलॉजिकल बैलेंस बना के चलना है, बायोडाइवर्सिटी एंड पॉल्यूशन के बारे में भी हमें क्या देता है, ये अवेयरनेस देता है, उनके बारे में हमें बताता है। दस एनकरेजेस सस्टेनेबल डेवलपमेंटल प्रैक्टिसेस टू सेव अर्थ फॉर फ्यूचर जनरेशन। और इसी वजह से ये क्या करता है, हमें एनकरेज करता है कि हम क्या करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, जिससे क्या हमारा काम भी हो जाए और फ्यूचर जनरेशन को भी क्या है, उनकी नीड या उनके एस्पिरेशन से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं पड़े, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और सस्टेनेबिलिटी के लिए भी क्या है, हमें हमें एनकरेज कौन करता है, तो वो है फिजिकल ज्योग्राफी। और हमारे आसपास के बारे में भी हमें कौन अवेयर करता है, तो वो है फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा फाइनल पॉइंट आता है इसके अंदर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। क्या करता है, हमें गाइड करता है अबाउट अर्बन प्लानिंग, ट्रांसपोर्ट रूट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बाय एनालाइजिंग टेरेन एंड रिलीफ। यानी कहने का मतलब कैसे क्या हमारा ज़मीन वगैरह है, टेरेन कैसा है, रफ है ना, या स्मूथ है, ठीक है। कैसे क्या हमें रिलीफ फीचर हमें देखने को मिल रहे हैं, कहीं प्लेन है, कहीं प्लेटू है, कहीं माउंटेन है, कहीं रिवर है, कहीं कोस्टल एरिया है, तो कैसे क्या हमें रिलीफ फीचर्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं, टेरेन वगैरह कैसा है, तो उनके बारे में हमें क्या करता है, गाइड करता है कि कहाँ पर क्या सूटेबल रहेगा, ठीक है। तो हियर बाय क्या हुआ, ये हमें अर्बन प्लानिंग, ट्रांसपोर्ट रूट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी क्या हमें कौन हेल्प करता है, फिजिकल ज्योग्राफी, क्योंकि ये करता है हमें पूरा टेरेन रिलीफ वगैरह की क्या है हमें अंडरस्टैंडिंग दे देता है, या उनके बारे में स्टडी करके देता है कौन, फिजिकल ज्योग्राफी। और अगर हम इसे पढ़ेंगे ना, तो हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि इस रीजन में ये वाली चीज़ है, इसके अंदर ये वाली चीज़ है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली अपना डेवलपमेंट और अपना प्लानिंग करेंगे, ठीक है। तो वही बात इसके अंदर बोला गया है कि इन तरीके से क्या है, जो फिजिकल ज्योग्राफी है ना, वो हमारे लिए ह्यूमन लाइफ के लिए क्या है, हेल्पफुल प्रूफ होता है, या हमारे लिए बेनिफिशियल प्रूफ होता है, या हम ये कहें कि हमारे लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंस रखता है या इंपॉर्टेंट प्रूफ होता है। ओके, समझ में आ गया। तो बच्चों ये था हमारे इस चैप्टर के 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसके कि आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आता है ना, तो इनमें से कोई ना कोई आपके बैठने के चांसेस पूरे हैं। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है किस तरीके से आपको अटैम्प्ट करना है, कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसे आपको अच्छे से उनको अटैम्प्ट करना है, मैंने आपको सब बता दिया। और आगे भी हम ऐसे ही करने वाले हैं। पहले मैं आपको कराऊंगी रिविज़न, ठीक है, और उसके बाद में कराऊंगी आपको चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और जिस भी चैप्टर का मैप है तो उनकी मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी। तो मेरी जो प्लेलिस्ट है क्लास 11 ज्योग्राफी वाली, उसको टाइम टू टाइम चेक करते रहना, वहाँ पर आपको सारी ही वीडियोस चैप्टर वाइज सिस्टमेटिकली अरेंज होती हुई मिल जाएगी। ओके, और सारी साथ जो नोट्स है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, और ज्वाइन करने का लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चैनल को ज्वाइन कर लेना। और साथ ही साथ फाइनली यही बोलना चाहूँगी एट लास्ट कि वीडियो अच्छा लगा है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को ज़रूर से सर्कुलेट करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और साथ ही साथ आपकी फ्रेंड सर्कल में भी हेल्प हो जाएगी। सो थैंक्स फॉर गिविंग मी अ प्रेशियस टाइम। आई होप यू लाइक द वीडियो, और मिलते हो आपसे बच्चों से अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।